हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट विद्यापीठ। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो पॉलिटी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक्चुअली में हम क्या स्टार्ट करेंगे, देखिए कोई भी अगर कंसेप्ट होता है, चाहे वो पॉलिटी का है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का है, किसी भी सब्जेक्ट का है, तो उसमें होता क्या है कि हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं और उसके बाद जब उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तब हम उनको अटैम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमें आइडिया नहीं होता है कि उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो हमारा इनिशिएटिव क्या रहेगा कि हम आपको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही करवाएंगे। इसमें हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स होंगे हर लेक्चर के अंदर, और फिर उसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ उसको रिलेट करके बताएंगे। तो देखिए उसी डायरेक्शन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये आपका पॉलिटी का है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जजेस जो हैं उनकी संख्या को बढ़ाने की जो पावर है वो किसको दी गई है। तो ऑप्शन ए है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन आपका पार्लियामेंट, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप इन चारों ऑप्शन में से बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको बढ़ाने की पावर किसके पास है। जब तक आप इसका आंसर दें मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। अभी प्रेजेंटली अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जो हैं हमारे जजेस देखने को मिलते हैं। इसमें आपका एक CJI है प्लस आपके बाकी जो दूसरे जजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रेजेंट जो संख्या है जजों की वो कितनी होगी, 34 होगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जजेस जो हैं इनको बढ़ाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। इसका रीज़न ये है कि जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत सारे केसेस हैं जिसकी वजह से उनको जजमेंट डिलीवर करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। आपने सुना होगा कोई ज़मीन का विवाद है या फिर कोई दूसरी तरह का केस है, उसकी जो जजमेंट है, फाइनल वर्डिक्ट है, उसको आने में 10 साल 15 साल लग जाते हैं। तो जस्टिस डिलीवर होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, और इस वजह से कि ये इतना डिले ना हो, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस है वो बढ़ाने पड़ते हैं, ताकि जितने ज़्यादा जजेस होंगे उतनी जल्दी ही जो केस है वो सुने जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर अभी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी सारे केसेस अभी भी पेंडिंग है, ना कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास, बल्कि जो हाई कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। तो हमारा सवाल ये है कि ये जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से किसके पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की संख्या है उसको बढ़ा दिया जाए। आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन पार्लियामेंट है। जो पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू रेगुलेट द जजेस। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल आपका 124 है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट, ये 124 आर्टिकल कह रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखना जरूरी है। तो अब ये जुडिशरी के बारे में बात करता है कि इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसकी इंडिपेंडेंस होगी। ये सब बातें आपको 124 आर्टिकल में देखने को मिल जाएगी। लेकिन है क्या, जो जजेस हैं उनकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ये आपका 2019 के अंदर जो बिल लेके आया गया था, जिसके बाद ये जो संख्या है वो 34 देखने को मिलती है फिलहाल। अब लेकिन ये जो पावर है, जिन जजेस की संख्या को बढ़ाने की या घटाने की जो पावर है, वो पावर दी किसको गई है, वो पार्लियामेंट को दी गई है। ये साफ साफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू रेगुलेट द जजेस, कि पार्लियामेंट के पास ये क्षमता है या फिर पावर है कि वो जजेस की संख्या बढ़ा सके या घटा सके। तो जब भी अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटली 34 है, तो इससे पहले 2019 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे जो जजेस थे 31 थे, लेकिन अभी प्रेजेंटली 34 है। हो सकता है आने वाले 1-2 साल के अंदर जो फिर से जजेस जो हैं उनकी संख्या को इंक्रीज़ किया जाए। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर हमें मिल गया कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जजेस। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और एक और सवाल आपसे यहाँ से पूछ लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको अपॉइंट करने की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की जो पावर है वो किसके पास है, वो किसके पास है। यहाँ पर अगर आप देखें यही चार ऑप्शन अगर आप लेके चलें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की पावर किसके पास होती है। नेक्स्ट बात करें, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी इम्पीच्ड। इसका मतलब ये है क्वेश्चन का कि कौन कौन से वो वजहें हैं या फिर वो ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाया जा सकता है उसकी पोस्ट से। तो ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो बैंकरप्ट, दूसरा है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या फिर तीसरे की बात करें इनकैपेसिटी टू एक्ट एज द जज। तो ये तीन ऑप्शंस हैं आपके, आपको इन्हीं में से डिसाइड करना है कि कौन सा राइट आंसर है। क्या वो ओनली वन है, मतलब सिर्फ ये ऑप्शन है, या फिर वो ओनली 1 और 2 है, या फिर ऊपर वाला 1 और 2 है, या ऑल ऑफ द अबव है, या फिर ऑप्शन डी है 2 और 3। तो ये आपके पास चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको बताना है।
देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको इम्पीच किया जा सकता है। ये जो प्रोसेस है, ये पार्लियामेंट के थ्रू ही इनिशिएट किया जाएगा। लेकिन हमारा जो सवाल है यहाँ पर वो ये है कि वो रीज़न्स क्या होंगे जिसकी वजह से पार्लियामेंट जो होगा, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को वहाँ से इम्पीच करेगा या हटाएगा। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मतलब कि ओनली 2 एंड 3। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ यही दो शब्द का यूज़ किया गया है कि एनी पर्सन, मतलब कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, अगर वो पाया जाता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी टू एक्ट एज द जज। अब आप देखेंगे ना कि बहुत सारे जजेस जो हैं उनकी उम्र भी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो सकती है, इनकैपेसिटी टू एक्ट एज द जज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and the high court also can be removed from his position by the president only on the ground of proved misbehavior। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट का नाम लिख रखा है। देखिए, ये जो प्रोसेस है ना उसको हटाने का, वो उसकी शुरुआत होगी आपकी पार्लियामेंट के अंदर ही, लेकिन लास्ट में जो ऑर्डर पे साइन होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट के ही होते हैं। द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ सच मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। तो मैंने बताया आपको, पार्लियामेंट के अंदर ये प्रोसेस इनिशिएट होगा, लेकिन लास्ट में प्रेसिडेंट के साइन होंगे। ईच हाउस इन ऑर्डर टू रिमूव द जज विल हैव टू पास अ रेजोल्यूशन विच सपोर्ट 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड द मेजोरिटी ऑफ द टोटल हाउस ऑफ द मेंबरशिप। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक स्पेशल मेजोरिटी यूज़ की जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा कि 2/3 मेंबर ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जितने लोग आए हुए हैं आपके पार्लियामेंट में, संसद में, उनकी 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, जो कि प्रेजेंट भी है और साथ में वोट भी कर रहे हैं। मतलब जितने लोगों ने वोट किया है वो जो प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं, उनमें से 2/3 की मेजोरिटी हमें चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन आपका पार्लियामेंट के अंदर आया है और वो वोट नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तो ये उस पर एमपी की खुद की मर्जी होती है। तो इसलिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि 2/3 प्रेजेंट भी हो और वो वोट भी कर रहे हो, इतने मेंबर्स की जो है मेजोरिटी लगेगी, और साथ में मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, और साथ में क्या लगेगा कि जितने भी टोटल मेंबरशिप है, जैसे लोकसभा की बात करें 545 के अराउंड और आपकी राज्यसभा की बात करें 245, तो ये जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी भी मेजोरिटी अचीव करनी है, और साथ में जितने लोग आए हैं वोट कर रहे हैं उनकी भी 2/3 मेजोरिटी अचीव करनी है। तो ये सब होगा पार्लियामेंट में, तब जाके जो एक जज है उसको रिमूव किया जा सकता है। द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट। और ये जो प्रोसेस है आपका जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर, इसमें सब कुछ लिखा गया है। नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव बीन इम्पीच्ड सो फॉर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो है वो आज तक आपका हटाया नहीं गया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ये जो इम्पीचमेंट के मोशंस हैं ना पार्लियामेंट के अंदर जो चले थे, वो आपके ज़रूर किए गए हैं। एक बार 1991-93 के अंदर, जिस टाइम पे जस्टिस वी रामास्वामी थे, और उसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा जो कि 2017-18 उस टाइम पर थे, उस टाइम उनके लिए जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ही इस जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, उसको डिफीट कर दिया गया। मतलब कि ये जो मेजोरिटी की हम बात कर रहे थे 2/3, और ये स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे थे, ये अचीव नहीं हो पाई। इस वजह से कोई भी जज जो है रिमूव नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट में इनिशिएटिव जरूर स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कहने का मतलब ये है, जब आपने देखा था हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाना शुरू कीजिए। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी रिकमेंडेशन जो दी गई थी, वो कौन सा प्लान था? ब्रिटिशर्स के प्लान आए थे ना, जैसे कि वेवल क्रिस्प हो गया, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन, ये सारे आपके उसी दशक में आए हैं 1940 के बाद से। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लान था जिसने कहा था कि अब आपको क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। तो ये आपके 4 ऑप्शंस है, इसी में से आपको जो राइट आंसर है वो देना है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जो होगा आपका, वो कौन सा है आपका? कैबिनेट मिशन। जो ऑप्शन डी है आपका कैबिनेट मिशन, ये राइट आंसर है। इस कैबिनेट मिशन के बाद ही क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन की गई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन विच वेस्टेड इन इंडिया 1946। अब ये 1946 में आया था। उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाई गई थी न्यू दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को, पहली सिटिंग थी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल विच इज़ नोन एज द सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट। अभी जो आपके
पुराने वाला जो अभी पार्लियामेंट था, अभी तो आपका नया बन गया है, जो पुराने वाला पार्लियामेंट था उसका जो सेंट्रल हॉल वाला हिस्सा है, अगर आप चाहें तो इमेजेस में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। उस हिस्से में ये जो मीटिंग थी फर्स्ट टाइम बिठाई गई थी 1946 के अंदर दिसंबर मंथ में, और ये रिकमेंडेशन किसकी थी? कैबिनेट मिशन की। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि ये जो जॉइंट सिटिंग होती है, अब इसका मतलब क्या है। आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा हमारे दो हाउसेज है, और कई ऐसे बिल्स हैं जिसके अंदर हमें लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की सहमति की ज़रूरत पड़ती है। अब एक केस मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा बिल है जिसके अंदर लोकसभा ने वो पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा उसे पास नहीं कर रहा है, तो उस केस में होगा क्या कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो एक जॉइंट सिटिंग को बुला सकता है। अब याद रखिएगा, मैंने कहा कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो जॉइंट सिटिंग को बुला सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हु प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कि राष्ट्रपति ने ऑर्डर इशू कर दिया कि हाँ मुझे जॉइंट सिटिंग चाहिए, कि आप दोनों हाउसेज जो है एक पर्टिकुलर बिल के लिए एक जॉइंट सिटिंग में बैठिए संसद में आकर, लेकिन उस सिटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा? मतलब कि एक ऑर्डर होता है ना कि किस तरह से कौन आदमी बोलेगा, किस तरह से वोटिंग होगी, कहाँ कहाँ वोटिंग होगी और कौन सा बिल आएगा, तो ये सब चीज़ें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है। जैसे कि लोकसभा की बात करें, वहाँ पर स्पीकर जो होता है वो डिसाइड करता है, और राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे चेयरमैन जो ऑफ द राज्यसभा वो डिसाइड करता है कि किस तरह से वर्क होगा। लेकिन अब ये जो जॉइंट सिटिंग है इसमें तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों आए हैं, तो उस केस में कौन प्रिसाइड करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, बी सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, या डी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ने मीटिंग सिर्फ बुलाई है, और उसको बुलाने के बाद जो उस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा वो आपका कौन होगा? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत है, ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पर आप ऑप्शन सी करेगा, लोकसभा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर इन हिज एब्सेंस द डेप्यूटी स्पीकर। अब ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि अगर स्पीकर ना हो तो उस केस में कौन करेगा, और मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है उसमें स्पीकर दिया ही नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या डेप्यूटी स्पीकर को देखेंगे, तो डेप्यूटी स्पीकर होगा तो ठीक है, नहीं तो स्पीकर के एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होगा वो क्या करेगा? उस जो मीटिंग है उसको प्रिजाइड करेगा। उसके बाद और इन द एब्सेंस ऑफ द किसके? डेप्यूटी स्पीकर के, उस केस में कौन होगा? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब याद रखिएगा यहाँ पर चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन क्यों नहीं है? क्योंकि चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो वो नहीं करेगा, या तो स्पीकर करेगा लोकसभा का, अगर वो नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेगा, अगर वो भी नहीं है तो आपका कौन करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, नॉट ए चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इफ एनी ऑफ द अबव ऑफिसर आर नॉट प्रेजेंट देन एनी अदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी प्रिसाइड बाय द कंसेंस ऑफ द बोथ हाउसेज। अब कुछ बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो उस केस में क्या होगा कि लास्ट में ये देखा जाएगा कि जो अगर ये सारे नहीं हैं तो उस केस में दोनों हाउसेज जिसको सहमति दे देंगे कि ये बंदा प्रिजाइड करे उसको रख दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड। अब आप ये देखेंगे कि फंडामेंटल राइट वाला जो हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने ये बात की थी कि जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनकी जो फंडामेंटल राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। पहली चीज़ तो यही है, फंडामेंटल राइट सभी सिटीजन्स को इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन कुछ आपके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, उनकी जो फंडामेंटल राइट है वो अलाउड नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें कि राइट टू जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो वाली जो राइट है वो आर्म्ड फोर्सेस को नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो क्या होते हैं? सर्विस में होते हैं, डिफेंस सेक्टर में होते हैं, और उनके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो अगर ये फंडामेंटल राइट उनको दे दी जाएगी तो उससे तो हमारे देश की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगी, इसीलिए उनकी जो फंडामेंटल राइट है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये जो फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट की जा रही है ये कौन से आर्टिकल के अंदर की जा रही है? क्या वो आर्टिकल 21 है, 25 है, 33 है या 19 है? तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आपने फंडामेंटल राइट को ऊपर से भी पढ़ा होगा तो भी आप बता सकते हैं। आर्टिकल 21 तो नहीं हो सकता, राइट टू लाइफ है। उसके बाद 25 नहीं हो सकता, रिलीजन वाला है। उसके बाद 19 नहीं हो सकता है, फ्रीडम वाला है। तो यहाँ पर रह क्या जाएगा? आर्टिकल 33 रह जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 33 इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालोगस फोर्सेज। तो ये जितने भी फोर्सेज के नाम दिए गए हैं इन सब की
फंडामेंटल राइट्स को क्या एब्रोगेट किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और ये पावर पार्लियामेंट के पास है अंडर आर्टिकल 33। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिख रखा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन अमंग देम। और ये किस लिए किया गया है? ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा सके और डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके। द पावर टू मेक द लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फाइंड ओनली conferred only on the parliament not on the state legislature। और अगर इस संबंध में किसी भी तरह के लॉज बनाने पड़े, मान लीजिए कि कोई आर्म फोर्सेस हैं, उनको किसी तरह की स्पेशल फंडामेंटल राइट फ्यूचर में देने की ज़रूरत पड़े कि हाँ पार्लियामेंट डिसाइड कर ले कि हाँ देनी है, तो ये जो पावर होगी ना, ये भी सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही होगी, जे किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में हमने देखी हैं। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पॉलिटी के। अगली बार हम फिर क्वेश्चंस लेके आएंगे और इसी तरह से जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके थ्रू कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।